आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नेशन एट 9 में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की तमाम खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की खबरें। हर प्रदेश की खबर पर हम नजर बनाएंगे, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। अब बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महज 3 दिन बचे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु में सुबह 9 बजे से लगभग 11:30 बजे तक लगभग 6 किलोमीटर मेगा रोड शो होगा। पीएम मोदी का ये रोड शो कैंपेगौड़ा मूर्ति और न्यू तिप्पा संद्रा जंक्शन से शुरू होकर ट्रिनिटी सर्कल और एमजी रोड तक जाएगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे वे शिवमोगा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शिव के दर्शन के साथ ही अपने कर्नाटक चुनाव अभियान का समापन भी करेंगे। शाम लगभग 4:45 पर मैसूर के नंजनगुडु स्थित श्री कंठेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को भी बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया गया था। इस रोड शो को पूरा होने में करीब 3.5 घंटे का वक्त लगा था। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज बेंगलुरु में रोड शो करने वाले हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद होंगी। इसके पहले शनिवार को राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुबली में संयुक्त रैली भी की थी। राहुल प्रियंका के रोड शो को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों से शाम 6 से 10 बजे तक रसेल मार्केट, शिवाजी नगर, पेरियार सर्किल में नहीं जाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने इस बार के कर्नाटक चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब तक 43 रैलियां, 13 रोड शो, महिलाओं और युवाओं के साथ 6 संवाद, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ 5 बैठकें कर चुके हैं। अब बात होगी राजधानी दिल्ली की, जहां जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में आज महापंचायत होने जा रही है। इसको देखते हुए हरियाणा से सटी सीमा पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। बहादुरगढ़ में दिल्ली से लगती 5 सीमा पर नाके लगा दिए गए। किसी भी संदिग्ध वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इधर पुलिस को आशंका है कि खाप प्रतिनिधि और किसान बहादुरगढ़ के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करेंगे। खाप प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि फेडरेशन अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह महिला खिलाड़ियों के साथ मनमानी करते हैं। इधर शिकायत के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। खाप प्रतिनिधियों ने चेताया कि सरकार खिलाड़ियों की मांगों को मानते हुए ब्रिजभूषण को तुरंत गिरफ्तार करे, नहीं तो खापों के कठोर फैसले का सामना भी करने के लिए तैयार रहे। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कानून कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश में डाटा सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी को सुरक्षित करने की भी जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने इसके लिए कमेटी का गठन किया है। ये भी कहा गया कि आजकल ज्यादातर हाईकोर्ट यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट की कार्यवाही की कई फनी क्लिप्स भी मौजूद हैं, जिन्हें हमें रोकने की जरूरत है। कोर्ट ने जो कुछ होता है वो बहुत गंभीर बात होती है। लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर जजों को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। सीजीआई ने आगे कहा है कि कोर्ट में हम जो भी बोलते हैं उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो जनता के दायरे में आता है। अगली खबर बिहार से है, जहां उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सुशील कुमार ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो पटना आते ही संत धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करें, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएं और रामनवमी पर हुए हिंसक उपद्रव की न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन करें। सुशील मोदी ने आगे कहा कि बाबा बागेश्वर धाम को बिहार में घुसने न देने की धमकी, बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग, रामचरितमानस की निंदा, राम मंदिर का विरोध, सासाराम बिहार शरीफ में पथराव, बमबाजी से पीड़ित अनेक राम भक्तों को दी गई घोषित करता है कि एक तरफा कार्रवाई करना और ब्राह्मणों को विदेशी बताकर ये साबित करता है कि महागठबंधन सरकार वोट बैंक के लिए पूरी तरह से हिंदू विरोधी हो गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम
हेमंत सोरेन ओडिशा के मयूरभंज जिले में पहुंचे। पंडित रघुनाथ मुर्मू के स्मारक पर उनकी यात्रा के दौरान काले झंडे दिखाए गए। सीएम सोरेन पर आदिवासियों की हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है। सीएम सोरेन को काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है। हालांकि पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को खदेड़ा है। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने आपको बता दें, उनके भाषणों के चर्चे मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं। शनिवार को अपने रोड शो के दौरान सीएम हेमंत ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है, क्योंकि मुस्लिम समाज में एक व्यक्ति 4 बार शादी करता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बेटियां को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनाना। हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान से कर्नाटक की सियासी पारा चढ़ा हुआ। को नियंत्रण में रखा जा रहा है, लेकिन अभी भी कई जिलों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मणिपुर के मौजूदा हालात पर बात करते हुए मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा कि हिंसा में अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 500 घरों को जला दिया गया है। सभी फोर्स को 23 स्थानों पर तैनात किया गया। कल की तुलना में आज की स्थिति काफी अच्छी है। कुछ इलाकों में अभी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। वहीं हिंसा की सघन जांच राज्य सरकार करा रही है। जांच के दौरान कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पिछले 24 घंटों में मणिपुर के कई जिलों से 84 अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं, तो वहीं 10 से ज्यादा शरारती तत्वों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलर्ट मोड पर है। ममता सरकार हिंसा प्रभावित राज्य में फंसे पश्चिम बंगाल के लोगों को निकालने के लिए प्रयास कर रही है और मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव एस.के. द्विवेदी से स्थिति पर नजर बनाए रखने की और फंसे हुए लोगों को निकालने के प्रयास करने का आग्रह किया है। इस पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि मणिपुर से हमें जिस तरह के संदेश और SOS मिल रहे हैं और मैं मणिपुर के लोगों और देश के विभिन्न हिस्सों के अन्य लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। बंगाल सरकार लोगों के साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उसने मणिपुर सरकार के साथ समन्वय में पड़े लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर में हो रही हिंसा के मद्देनजर वहां रहने वाले बिहार के लोगों के लिए चिंता जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिया है। सीएम कार्यालय के द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मणिपुर में हो रही हिंसा के मद्देनजर वहां रहने वाले बिहार के लोगों को सुरक्षित लेकर चिंतित हैं। और इधर सीएम ने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को मणिपुर के मुख्य सचिव से वार्ता भी की। ये बता दें कि बिहार के लोगों को समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री से कहा है कि मणिपुर में रह रहे बिहार के ऐसे लोगों को जो आप वापस बिहार आना चाहते हैं, उन्हें वापस लौटाने के लिए व्यवस्था कराने के लिए निर्देश मुख्य सचिव को दिए गए हैं। मणिपुर में जातीय हिंसा की आग में मणिपुर जला है और त्रिपुरा के कई छात्र जो मणिपुर के कॉलेजों में पढ़ाई करने गए हुए हैं, उनके परिजन भी छात्रों की सुरक्षा को लेकर खासे चिंतित हैं। मणिपुर के हालात को लेकर त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने मणिपुर में पढ़ाई करे छात्रों के परिजनों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से छात्रों के गार्जियंस की बात कराई है। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा के छात्रों की सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। सीएम साहा ने बताया है कि त्रिपुरा के 150 से ज्यादा छात्र मणिपुर में पढ़ाई करने गए हैं। अगली खबर जालंधर से है, जहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान अंतिम ताकत झोंकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जालंधर में रोड शो किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब लोकसभा में जाने का वक्त आ गया है। लोकसभा में जब आम आदमी पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा, जब आम आदमी पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी, तो पूछा जाएगा कि पहला MP कौन था, तो भगवंत नाम का नाम सामने आएगा। वहीं कांग्रेस का घेराव करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 60 साल आपने कांग्रेस को दिए, लेकिन जालंधर के चुनाव में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वोट मांगने नहीं आया, क्योंकि उन्हें आपके वोट की जरूरत ही नहीं है।
और अब बात यूपी की करेंगे, जहां नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार तेज हुआ है। बरेली मंडल में मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली में जनसभाएं करेंगे। सीएम सबसे पहले बदायूं में दोपहर लगभग 12:50 पे सभा करेंगे। इसके बाद शाहजहांपुर पहुंचेंगे, खिरनी बाग मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बरेली कॉलेज मैदान में 3:30 बजे पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी चुनावी रैली में एक तीर से कई निशाने साधेंगे। इसी के साथ मतदान में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का दौरा शहर सियासी तापमान को जरूर बढ़ा देगा। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑडियो रिकॉर्ड चलाया है, जिसमें कलिबुर्गी चित्तपुर दुर्ग से बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौर को कथित तौर पर कन्नड़ में कहते सुना जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी पत्नी बच्चों का सफाया कर देंगे। वहीं इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं, उनकी जांच की जाएगी। हमने मामले को गंभीरता से लिया है, हम पूरी बात की जांच करेंगे, साथ ही कानून की भी अपनी कार्रवाई पर खुला हुआ है। इधर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तूफानी दौरे पर हैं। चुनाव प्रचार की रेस में नड्डा पार्टी के नेताओं में सबसे आगे हैं और लगातार कांग्रेस और जेडीएस को आड़े हाथों लिया जा रहा है। चिंतामणि ने रोड शो के दौरान जेपी नड्डा के कर्नाटक के पूर्व सीएम दिग्गज कांग्रेस नेता सिद्धार्थ मैया पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ मैया ने पीएफआई के 175 मामले वापस लिए और 1600 लोगों को जेल से रिहा किया है। साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं डी शिव कुमार को निशाने पर लेते हुए नड्डा ने कहा कि डी शिव कुमार कहते हैं कि हम बजरंग बली के मंदिर बनवाएंगे। ये वही बात हुई कि हम लोग आगे बढ़कर राष्ट्र की बात करते हैं तो कांग्रेसी नेता चंदन लगाकर और जनेऊ पहनकर अपने हिंदुत्व की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजरंग दल को बैन करने के चुनावी वादे पर कांग्रेस को जमकर घेरा है। कर्नाटक के चिकमगलूर में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बजरंग दल को बैन करना सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना है। कुछ लोग भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान के बजरंग दल को कौन बैन करने की बात कर रहा है। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना बताया जा रहा है। कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, वो लोग पीएफआई जैसे संगठन की समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और अब बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां राज्य में बजरंग दल और बजरंग बली के नाम पे सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 15 साल की सरकार को याद दिलाते हुए बीजेपी को करप्ट पार्टी घोषित किया। इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर भगवान उनके भक्त को अलग करने का आरोप लगा दिया। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। ये कहा कि बजरंग बली बोलने पर किसी को कोई तकलीफ नहीं है। 15 साल तक इनकी सरकार रही, इन्होंने कभी रामायण का पाठ नहीं कराया। हम पूरे राज्य में न केवल रामायण पाठ करा रहे हैं, बल्कि जो रामायण समिति है उसको भी 5000 रुपए सम्मान निधि के तौर पर दे रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि बजरंग बली अगर अलग है वो हम सबके आराध्य हैं। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जहां चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। गहलोत ने बजरंग बली का नाम लेकर चुनाव प्रचार किए जाने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को पीएम मोदी के कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये मांग मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, आप कानून पढ़ लीजिए। अगर कोई चुनाव प्रचार में धर्म के नाम पर या फिर धार्मिक आधार पर बात करता है तो उसके चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जानी चाहिए, उसका निर्वाचन खारिज हो सकता है। गहलोत ने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, वे छिपा भी नहीं रहे। उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने भैरव सिंह शेखावत से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने अपने चुनावी प्रचार के दौरान राम मंदिर की बात की थी तो उस वक्त शेखावत के खिलाफ याचिका दायर की गई और उनकी विधानसभा सदस्यता के समाप्त होने पर खतरा पैदा हो गया था।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी की। और माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बच्चों को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए नए सत्र में नया सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश के सभी राजकीय इंटर कॉलेजेस और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इसे लागू किया गया। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने इस स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेजेस की शुरुआत की है। योजना के मुताबिक सभी शिक्षा अधिकारी स्कूलों में सुबह की सभाओं में पहुंचकर बच्चों को संबोधित करेंगे। ये भी बताएंगे भविष्य की कैसे बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, प्रतियोगिता के इस दौर में वह कैसे सफल हो सकते हैं। इस पर फोकस रहेगा। स्कूलों के पूरा मेधावी छात्रों को भी आमंत्रित किया जाएगा ताकि वह नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। इस दौरान बच्चों से भी संवाद किया जाएगा। खबरों में अब बात होगी पंजाब की, जहां जालंधर लोकसभा उपचुनाव में अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार शुरू किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जालंधर में रोड शो किया है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा भ्रष्ट कोई और नहीं। जो आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है, उसी पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राम को भी काल्पनिक मानती है और बजरंगबली पर भी टिप्पणी कर सकती है। वहीं मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा कि अनुराग ने कहा कि दुनिया पीएम मोदी के प्रबंधन को मानती है और कांग्रेस हमेशा उन पर सवाल उठाती है। बात उत्तराखंड की होगी। राज्य के 2 लाल रुचिन सिंह रावत और प्रमोद नेगी जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। दोनों जवानों के पार्थिव शरीर देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सेना के विमान से लाए गए हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तराखंड सरकार हमेशा सैनिकों के साथ, परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शहीद रुचिन सिंह रावत के परिजनों की हर संभव मदद करेगी। वहीं श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भेज दिए गए हैं। शहीद रुचिन सिंह रावत चमोली और प्रमोद नेगी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के रहने वाले थे। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। आतंकवाद और लव जिहाद के मुद्दे पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो जारी करके इस बात का ऐलान भी किया। वीडियो में सीएम ने कहा कि फिल्म देश में लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को सामने ला रही है। फिल्म में लव जिहाद के घिनौने चेहरे को उजागर किया गया है, इसीलिए सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने का फैसला किया। शिवराज ने कहा कि फिल्म में बताया गया है कि कैसे क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। आतंकवाद को किस तरह से डिजाइन किया गया है, ये फिल्म उसके ही ताने बाने को सामने ला रही है। जम्मू कश्मीर की राजौरी में आर्मी बेस कैंप के दौरान पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थितियों को लेकर समीक्षा बैठक की और सैनिकों से बात कर उनके साहस की सराहना की है। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा है कि कठिन क्षेत्रों में सैनिकों की तुलना ये अतुलनीय साहस है, प्रतिबद्धता ही है। निरंतर सतर्कता के कारण ही देश सुरक्षित महसूस करता है। उन्होंने सैनिकों को इसी समर्पण बहादुरी के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार और देश की जनता हमेशा सैनिकों के साथ है। आपको बता दें कि कश्मीर में G20 सम्मेलन प्रस्तावित है और इन दिनों कश्मीर समेत जम्मू संभाग में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। बीते 2 दिनों में सेना की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें आतंकी तो मारे ही गए, लेकिन कई जवान शहीद भी हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों पर समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध मुहिम में बड़ी सफलता मिली। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के करीबी हरविंदर सिंह उर्फ जगनू वालिया को मोहाली से गिरफ्तार किया। पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने बताया कि जुगनू वालिया, जिसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, वो कत्ल की कोशिश, जबरन वसूली आदि जैसे कई अपराधों में शामिल है। यूपी पुलिस को कई आपराधिक मामलों में वो वांछित था। इसकी गिरफ्तारी के लिए यूपी सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने उसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल समेत 6 जिंदा कारतूस, लाखों रुपए की विदेशी करेंसी, 1 स्क्वाड कार, 2 वॉकी टॉकी के सेट बरामद किए।
अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। कश्मीर में 2 अलग अलग जगहों पर बादल फटने, बिजली गिरने की घटनाओं में एक दंपति सहित 5 लोगों की मौत हुई है। जम्मू के रामसू इलाके में अचानक आई बाढ़ में एक महिला बह गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि शनिवार दोपहर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर के बुजबाग इलाके में बादल फटा। इस घटना में पति पत्नी की मौत हो गई है। सेंट्रल कश्मीर के बड़गांव जिले के मुजपथरी इलाके में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल जम्मू और कश्मीर घाटी पिछले 1 सप्ताह से खराब मौसम का सामना कर रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बारिश और भविष्यवाणी की। ऐसे में हालात और खराब हो सकते हैं। इधर यूपी के जालौन में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बारातियों से भरी बस पलट गई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इधर 17 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर यूपी के जालौन में भीषण सड़क हादसा, बारातियों से भरी बस पलटी है, 5 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तमाम घायलों का इलाज इस वक्त किया जा रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं जालौन की, जहां यूपी में 17 से ज्यादा लोग हालांकि गंभीर हो गए हैं। बारातियों से भरी बसें बताई जा रही है। यूपी के जालौन में भीषण हादसा हुआ है और बारातियों से भरी बस अचानक से पलट गई। ये तस्वीरें जरा देखिए आप, किस तरीके से बस पलटी है। इसके बाद 5 लोगों की मौत इस पूरी दुर्घटना में हुई है। हालांकि अब पता लगाया जा रहा है कि बस के पलटने का आखिरकार कारण क्या है। तो फिलहाल बारातियों से भरी बस पलटी, 5 लोगों की मौत हुई है। 17 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। तो जालौन में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यूपी में बड़ी खबर है। यूपी से बड़ी खबर, बारातियों से भरी बस पलट गई है। इधर कांगो के पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य में आई बाढ़ है। जी हां, आपको बता दें, बाढ़ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। कई लोग अभी भी लापता हैं, तलाश उनकी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांगो के पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य में बाढ़ आई है। इधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। आज पीएम मोदी का कर्नाटक में मेगा रोड शो है। शिवमोगा ग्रामीण और नंजानगुडू में करेंगे जनसभा। सुबह 10 बजे, दोपहर 2:30 बजे तक ये रोड शो होगा। 10 किलोमीटर तक का लंबा रोड शो है। आपको बता दें, इस बीच 2 जनसभा को संबोधित किया जाएगा। पीएम मोदी इस बीच मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। तो कल बेंगलुरु में आपको बता दें कि 26 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया गया था। लगभग 13 विधानसभा जो थे उनको कवर भी किया गया था और आज 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो। इसी के साथ नेशन एट 9 में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।